हेलो दोस्तों। स्पोर्ट्स और जीवन में जीत और हार के बीच एक बहुत ही पतली सी रेखा होती है। वर्ल्ड कप जो वनडे का हुआ था पिछले साल, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में मुकाबला हुआ था और वो जो मैच था, वो जो मुकाबला था, वो इस चीज का बेहतरीन उदाहरण है कि जीत और हार के बीच का जो फासला होता है वो बहुत ही कम होता है। अब भारत जिसने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाया था, फाइनल में जाके लड़खड़ा गया, जिसे कप्तान रोहित शर्मा ने एक बहुत बुरा सपना भी कहा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं ताकि अगली बार हम जीत की तरफ खड़े हों, ना ही सिर्फ इंडियन टीम बल्कि हम भी अपनी निजी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जीत की तरफ खड़े हों। मैं हूं अविरल वत्स, एनएचएस स्कॉटलैंड में डॉक्टर हूं और मनोविज्ञान के प्रति मैं काफी एक्साइटेड रहता हूं। आज हम उन मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों यानी साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स की गहराई में जाएंगे जो भारत की अप्रत्याशित हार का कारण बने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह जानेंगे कि यही कारक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे नौकरी की इंटरव्यू हो, परीक्षा हो या महत्वपूर्ण निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं ये फैक्टर्स। पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि हम इन छिपे हुए कारकों पर बात करेंगे और इन्हें दूर करने के लिए एक छोटा सा प्लान भी बनाएंगे जो कि 4-5 स्टेप्स का होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कहीं और शेयर अवश्य करें। और अगर कोई त्रुटि नजर आए, तो आपको वो हाईलाइट करनी हो, उजागर करनी हो, तो कमेंट सेक्शन में आप दिल खोलकर जरूर लिखें। सबसे पहले चलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें हैं उनकी अलग अलग मानसिकताओं पर विचार करते हैं। आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं, मैं कोई उस टीम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, हालांकि मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मेरा किसी भी दोनों टीम्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन बाहर बैठकर है। अब दोनों टीमों का जो स्किल लेवल है और टैलेंट है वो बराबर ही था। इफ एनीथिंग, इंडिया के जो खिलाड़ी थे, भारत के खिलाड़ियों के पास बेहतर क्रिकेटिंग स्किल्स और टैलेंट था। भारतीय टीम के पास उस विश्व कप में सभी पिछले मैच जीतने के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम भी था। इसके अतिरिक्त शायद जो अधिकांश भारतीय खिलाड़ी हैं उनकी गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं जो हमने अलग अलग समय पर खिलाड़ियों को ही उनको उजागर करते देखा है, सुना है। जैसे कि हम अक्सर उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों से पहले दैवीय आशीर्वाद लेते हुए देखते हैं, चाहे वो 1-2 शब्दों में ही हो। ये प्रथा जबकि आरामदायक होती है, लेकिन यही प्रथा खिलाड़ियों का फोकस और कौशल और रणनीति को उससे ध्यान जो है वो हटा सकती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी विजेता मानसिकता के लिए जानी जाती है, जो कि एक निरंतर मानसिक मजबूती और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित मानसिकता है। अब ऑस्ट्रेलिया हारती है, लेकिन जो उनकी विनिंग मेंटालिटी है, ये जो मानसिकता है, वो उनको बहुत ऐसे मैच जिता देती है जिसको उनको भी शायद उम्मीद नहीं होती। अपने करियर में कठिन समय का सामना करते हुए कई भारतीय खिलाड़ियों को हमने आशीर्वाद के लिए धर्म गुरुओं की शरण लेते देखा है, जिससे यह स्पष्ट है कि वो बाहरी मान्यता और सांत्वना की तलाश करते हैं। ये प्रथा एक बाहरी नियंत्रण के केंद्र को मजबूत करती है, जिससे वे अपनी मानसिकता में कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि उनकी सफलता या विफलता में बाहरी शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये मानसिकता विशेष रूप से विश्व कप फाइनल जैसे उच्च दबाव वाली स्थितियों में हानिकारक हो सकती है, क्योंकि फाइनल जैसी स्थिति में छोटे छोटे फर्क बड़ा परिणाम ला सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे आंतरिक और बाहरी नियंत्रण के केंद्र के बीच का अंतर बताते हैं। जूलियन रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी हमें यह बताती है कि आंतरिक नियंत्रण यानी जो इंटरनल लोकस है, उसमें विश्वास करने वाले व्यक्ति ये मानते हैं कि अपने एक्शंस, अपने कार्यों के माध्यम से वो अपने परिणामों का 100% उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके विपरीत बाहरी नियंत्रण एक्सटर्नल लोकस के केंद्र में जो व्यक्ति विश्वास करते हैं, वो अपने परिणामों को भाग्य या दैवीय हस्तक्षेप जैसे बाहरी कारकों को सौंपते हैं। 100% ना भी सौंपे, 2% भी अगर सौंपते हैं, 1% भी सौंपते हैं, तो फाइनल जैसी सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। भारतीय टीम का प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों पर निर्भरता एक बाहरी नियंत्रण के केंद्र को सुझाव देती है, जो व्यक्तिगत प्रभावशीलता और रेजिलियंस को कमजोर कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया टीम की मानसिक मजबूती पर ध्यान केंद्रित करना एक आंतरिक नियंत्रण के केंद्र के साथ मेल खाता है, जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और रेजिलियंस को बहुत बढ़ावा देता है। अब महत्वपूर्ण मैच जीतने के बाद या टीम चयन के दौरान भारतीय खिलाड़ी अक्सर अपने प्रतिभा और मेहनत को पहचानने के बजाय धर्म गुरुओं या देवताओं की धन्यवाद या पूजा करते हैं।
ये बाहरी प्रतिष्ठा उन्हें अपनी क्षमताओं और परिवार और साथियों के समर्थन का जो पूरा आनंद है उसको लेने से रोक सकती है। फाइनल के दौरान भारतीय खेमे में एंजाइटी के संकेत स्पष्ट थे। ऑस्ट्रेलिया खेमे में भी थे, लेकिन भारतीय खेमे में एंजाइटी थी, और एंजाइटी जो है वो प्रदर्शन को बाधित कर सकती है। ध्यान, निर्णय लेने और मोटर स्किल्स जो है, मांसपेशियों को इस्तेमाल करने की जो स्किल्स है, उसको वो नेगेटिवली प्रभावित करती है एंजाइटी। इरिक्स-डॉडसन लॉ है जिसके अनुसार चरम प्रदर्शन के लिए एक इष्टतम उत्तेजना स्तर होता है, यानी ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल इज नेसेसरी फॉर पीक परफॉर्मेंस। अत्यधिक चिंता किसी को इस इष्टतम स्तर से परे धकेलती है, जिससे प्रदर्शन में गिरावट आती है। अब ऐसे एंजाइटी बढ़ जाती है, जो कि किसी के भी साथ हो सकता है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया टीम की मनोवृत्ति वाला इंसान अपने स्किल्स और जो इंटरनल कंट्रोल की तरफ, उसकी तरफ उम्मीद से देखता है और मैच के रुख को अपनी जीत की तरफ करने का भरपूर प्रयास करता है। ऐसे में अधिकतर वे सफल भी होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एंजाइटी एकदम कम हो जाती है जब आप अपने इंटरनल लोकस, अपने स्किल्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आपका जो बाहरी कंट्रोल पर विश्वास है वो ज्यादा है, जैसे कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों का है, तो वो बाहरी ताकतों की तरफ सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होते हैं जब हम स्ट्रेस में, एंजाइटी में होते हैं, और वो अपने कौशल और रेजिलियंस को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे अक्सर एक फाइनल जैसी स्थिति में एंजाइटी और बढ़ जाती है और स्किल्स जो है वो कम इस्तेमाल होते हैं। इस सब का नतीजा यही होता है कि मैच हारा जाता है, इंटरव्यूज में फेल हो सकते हैं, परीक्षा में हम फेल हो सकते हैं या कम नंबर आ सकते हैं। ऑब्वियसली कारण और भी होते हैं, लेकिन जब टीम्स इतनी बराबर की टक्कर की हो तो मानसिकता में ये जो सटल यानी सूक्ष्म फर्क है वो जीत को हार में बदल सकते हैं। कई मनोवैज्ञानिक कारक परिणामों को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्विकली अगर उनके ऊपर जाएं तो जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी, प्रदर्शन चिंता, ये बढ़ी हुई एंजाइटी जिसे हम एक्सट्रीम में चोकिंग कहते हैं कि ना, उसे जाना जाता है, वो ध्यान और कौशल निष्पादन को बाधित करती है, यानी इट डिसरप्ट्स द कंसंट्रेशन एंड स्किल एग्जीक्यूशन। दूसरा है पुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस। बाहरी आशीर्वाद पर निर्भरता इस विश्वास को मजबूत कर सकती है कि जो सफलता है वो उनके नियंत्रण से बाहर है। तीसरा है रूढ़िवादी खतरा, स्टीरियोटाइप थ्रेट। क्रिकेट पागल राष्ट्र, क्रिकेट क्रेजी नेशन जो भारत है, उसका प्रतिनिधित्व करने का दबाव अतिरिक्त तनाव पैदा कर सकता है। चौथा है अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। सभी पिछले मैचों को जीतने से प्रतिद्वंदी को शायद कम आंका होगा या अपर्याप्त तैयारी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी फैक्टर था तब ये बड़ा, इसका जो आउटपुट है उसकी बड़ी हो सकती है। पांचवा जो बहुत जरूरी है, जिसपे मैं आपका ध्यान पूरा फोकस करवाना चाहूंगा, वो है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। मतलब जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आप किस तरफ जाएंगे? आप अनुष्ठानों की तरफ जाएंगे, जो खिलाड़ी अनुष्ठानों पर निर्भर हो सकते हैं बजाय कि रणनीति की सोच की तरफ, या वो खिलाड़ी बनेंगे जो अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, उसकी तरफ फोकस करेंगे। तो ये जो डिफरेंट पाथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो लेता है उसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, जो बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा क्विकली तुलना करें, चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, परीक्षा हो या महत्वपूर्ण निर्णय कोई भी हो। उच्च दबाव वाली स्थितियों में अक्सर समान प्रक्रियाएं होती हैं साइकोलॉजिकली। भारत में कई लोग अनुष्ठान करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं या सफलता सुनिश्चित करने की उम्मीद में विशिष्ट प्रथाओं का पालन करते हैं। अब ये कल्चरली, सांस्कृतिक रूप में इसको नॉर्मलाइज किया गया है, इसको सामान्य माना गया है। इस बाहरी कारकों पर निर्भरता से, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करने से, तैयारी और आत्मविश्वास पर जो ध्यान केंद्रित करने से हमारा जो है वो हट सकता है। संभावित रूप से इसका बहुत बड़ी लाइक्लीहुड है कि जो प्रदर्शन का जो हमारा पोटेंशियल है वो बाधित होता है, वो कम होता है। तो हम इन कारकों को, इन फैक्टर्स को कम कैसे कर सकते हैं और जो हमारी मानसिक रेजिलियंस है उसको कैसे बना सकते हैं? यहाँ एक क्विकली 5 सूत्रीय योजना बनाते हैं मिलकर, जिससे कि मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी आने वाली लाइफ में जो दबाव वाली स्थितियां होंगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होंगी, उसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। उसमें हार जीत बाद की बात है, पहले हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। सबसे पहला वो स्टेप है आंतरिक नियंत्रण का केंद्र विकसित करें। इसको मैं जितना ज्यादा कहूं उतना कम है। डेवलप एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अपने कार्यों के माध्यम से
परिणामों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें, अपने एक्शंस पर विश्वास करें। जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी सफलता की जिम्मेदारी लें। उदाहरण के लिए, परीक्षा से पहले अच्छी किस्मत की उम्मीद करने की बजाय अपनी अध्ययन आदतों और सामग्री की समझ पर ध्यान दें और वो 100% दें। आपकी साइकोलॉजी का कोई भी हिस्सा किसी और चीज पर नहीं लगना चाहिए, बजाय सिर्फ आपकी तैयारी, स्ट्रेटेजी, उन चीजों पर ही लगना चाहिए। MS धोनी की एग्जांपल लें तो वो अपने शांत स्वभाव और आंतरिक नियंत्रण के केंद्र के लिए जाने जाते हैं। धोनी उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वह नियंत्रित कर सकते हैं और बारीकी से तैयारी और रणनीतिक सोच में विश्वास करते हैं, जिससे उन्होंने कई सफल रन चेज किए हैं और बहुत मैच भारत को जिताए हैं। माइंडफुलनेस दूसरा स्टेप है। माइंडफुलनेस और तनाव प्रबंधन का अभ्यास करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ध्यान और गहरी सांस लेने से, ऐसी टेक्निकों से एंजाइटी को हम कम कर सकते हैं और ध्यान को सुधारने में हमारी बहुत मदद हो सकती है। माइंडफुल रहना आपको वर्तमान क्षण में रखता है। इसका मतलब यह है कि जब आप जैसे मैच खेल रहे हैं तो ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मैच हार गए तो क्या होगा, परीक्षा में फेल हो गए तो क्या होगा, इंटरव्यू में फेल हो गए तो क्या होगा। उस क्षण में जब आप उस सिचुएशन में हैं तो ये देखिए कि बॉल कौन सी डालनी है जिसपे विकेट मिलेगी, शॉट कौन सा खेलना है जिसपे रन बनेंगे, प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं जो मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट रहे। उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। आप उस क्षण में रहिए। एक बड़ी प्रस्तुति से पहले, परफॉर्मेंस से पहले गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। यह आपकी एंजाइटी को शांत करेगी, इसमें मदद कर सकती है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में आपका बहुत बड़ा इसमें हेल्प होगी। तीसरा है स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। अपने उद्देश्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। ये समग्र लक्ष्यों को कम कठिन बनाता है और आपका ध्यान, जो फोकस है, वो बनाए रखने में मदद करता है। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर अपने खेल की विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक अभ्यास सत्र के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल कौशल में उत्तरोत्तर सुधार करता है बल्कि आत्मविश्वास भी पैदा करता है। चौथा है समर्थन प्रणाली बनाएं। बिल्ड सपोर्ट सिस्टम। अपने आप को उन सहायक लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं, आपके इंटरनल लोकस को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं, ना कि वो लोग जो आपको कहीं पर जाकर माथा टेकने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी चुनौतियों को साझा करने से तनाव कम हो सकता है और नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं, जिससे जो चुनौतियों का सामना करना है ना, वो आसान हो जाता है। पांचवा जो स्टेप है इस 5 सूत्रीय हमारे प्लान का, वो है विफलताओं और सफलताओं से सीखें। लर्न फ्रॉम सेटबैक्स एंड अचीवमेंट्स। देखिए, जो असफलताएं हैं उनको सीखने के अवसर के रूप में देखें। जो गलत हुआ उस पर विचार करें, अपनी रणनीतियों को समायोजित करें और मजबूत होकर वापस आएं। ये मजबूत होकर वापस आने को हम रेजिलियंस कहते हैं। जो रेजिलियंस है वो प्रतिकूलताओं को दूर करके ही बनता है, माथे टेक कर नहीं बनता। कठिन हार के बाद क्रिकेटर अक्सर सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मैच फुटेज की समीक्षा करते हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर कोई भी दिग्गज प्लेयर जो है, वो अपनी अत्यधिक प्रतिभा के बावजूद हमेशा अपनी असफलताओं से सीखते हैं और लगातार अपने खेल पर काम करने की कोशिश करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों को समझकर और उनका समाधान करके हम अपनी मानसिक शक्ति और रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ खेल में नहीं, हम अपने जीवन में बिल्कुल यही कर सकते हैं। जीवन में भी हमारी जो सफलता की कुंजी है वो हमारी मानसिकता और दबाव को संभालने के तरीके में निहित है। याद रखें, सफलता की शक्ति आपके भीतर है। अपने आप को सशक्त करें, अपने भाग्य को नियंत्रित करें। धन्यवाद देखने के लिए। ख्याल रखिए।